हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, आप उनके क्लॉजेस और सब क्लॉजेस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इनका पूरा कंसेप्ट, इनकी पूरी थ्योरी आपको इन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम और सीधे हम लोग अपने इन आर्टिकल्स पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल नंबर 74 में यह बात क्लियरली लिखी गई है कि इस देश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी कि एक मंत्री परिषद होगा जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा किसी भी काम को करने के लिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड को हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब शायद सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिस्ट्रीज की भी हमारे देश में 3 लेयर होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसे हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर प्लस डेप्यूटी मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन तीनों को जब एक साथ रखा जाता है वही कहलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसे के बारे में हमें आर्टिकल नंबर 74 के बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरीके से अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 163 में भी क्लियरली ये लिखा गया है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में रोल प्ले करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आपको गवर्नर देखने को मिलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो गवर्नर को एडवाइस करती है, और उस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड को हम चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 की बात करें, तो हमें यह पता है कि जब भी लोकसभा इलेक्शन होते हैं और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं लोकसभा में, यानी 272 सीट्स मिलती है, तो वो मेजॉरिटी पार्टी जो है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, और वो जो मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस व्यक्ति को अपना लीडर चुनते हैं, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। यहां तक कि जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कौन सा व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और आप लोग मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप में से जिनका नाम भी मैं प्रेसिडेंट को सजेस्ट करूंगा, प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पद की शपथ दिलवा देंगे या फिर आपका अपॉइंटमेंट कर देंगे। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। इसके अलावा अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 1 की बात करते हैं, तो यहां पर भी हमें वही चीज देखने को मिलती है कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। लेकिन आपको इस आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में एक नोटेबल पॉइंट याद रखना है कि इस देश में जो 28 स्टेट्स हैं, उसमें से 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाइंडिंग है। वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। इन 4 स्टेट्स में स्केड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन इस देश में सबसे ज्यादा है। तो बाकी के 24 स्टेट्स के लिए यह चीज ऑप्शनल है कि आपको ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन जब हम इन 4 स्टेट्स की बात करते हैं, तो इन 4 स्टेट्स में आप लोगों को ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना जरूरी है, यानी कि इन 4 स्टेट्स में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होकर ही रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 2 की। अब हम लोग यहां पर यह देखते हैं कि जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, उसी तरीके से ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करते हैं या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट
प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसके पोस्ट से हटाना है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट उसे डायरेक्टली हटा देगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने के लिए कोई रिमूवल प्रोसेस नहीं है जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस में देखने को मिलती है। और जब बिना किसी रिमूवल प्रोसेस के डायरेक्टली आपको प्रेसिडेंट के द्वारा हटा दिया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 देखें तो यहां पर यह देखने को मिलता है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि राज्यसभा का मेंबर है और फिर भी वो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गया है तो राज्यसभा का मेंबर होते हुए भी ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब वो तो लोकसभा के मेंबर नहीं है, वो तो राज्यसभा के मेंबर है, बट इवन देन ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। या फिर अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो भी हमारे राज्यसभा के ही मेंबर है, लेकिन इवन देन ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। क्योंकि आपको मेजॉरिटी कहां पर मिली है? लोकसभा में। गवर्नमेंट आपकी कहां से चल रही है? लोकसभा में। तो आप लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के, रिस्पॉन्सिबल आप लोकसभा के लिए रहेंगे अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। और उसी तरीके से आर्टिकल 164 क्लॉज 2 में भी हमें यह चीज देखने को मिलती है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और मान लीजिए कि अगर आपके स्टेट में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तब भी आप सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के मेंबर हैं लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल बट ओनली फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों यहां पर कॉमन चीजें हैं। अब इसी तरीके की नो डिफरेंस आर्टिकल्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इन्हें कंपैरेटिव वे में पढ़ते हैं। वहीं अगर हम आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 4 में आए तो हम ये देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो शपथ लेते हैं यानी कि जो ओथ लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल के अंदर लेते हैं कि वो सीक्रेसी को मेंटेन करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये जो 3rd शेड्यूल है वो ओथ ऑफ सीक्रेसी के बारे में बात करता है। और इनके लिए आर्टिकल तो अलग अलग है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्टिकल 75 क्लॉज 4 के तहत यह कहा गया है कि 3rd शेड्यूल में ओथ ली जाएगी। वहीं स्टेट गवर्नमेंट में आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 3 में कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सीक्रेसी की ओथ 3rd शेड्यूल के अंदर लेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में जिसमें आपको अपना कंसेप्ट सबसे अच्छे से समझना है। देखिए आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 5 में यह कहा गया है कि अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं, उसके बावजूद आप प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं बट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और उस 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें 1984 31 अक्टूबर जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री बना दिया गया था, लेकिन उस वक्त तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, तो राजीव गांधी को पहले बनाया गया प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद राजीव गांधी के पास थे 6 महीने। उन 6 महीने में राजीव गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया और उसके 1 साल बाद हम लोग देखते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है वो हुए थे जिसमें ब्रूटल मेजॉरिटी राजीव गांधी की गवर्नमेंट को मिली थी। इस कंसेप्ट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में भी यह कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, फिर भी आप स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं बट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और उस 6 महीने में आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका आज की डेट में देखने को मिलता है योगी आदित्यनाथ का। देखिए 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ा और बीजेपी के पास कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उस वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गई। अब सभी लोगों को लग रहा था
कि उत्तर प्रदेश के उस वक्त के जो बड़े कद्दावर नेता हैं जैसे दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा या फिर केशव प्रसाद मौर्य, ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन एकदम से योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब ये कहां से बीच में आ गए? योगी आदित्यनाथ का नाम किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में गोरखपुर से लोकसभा का इलेक्शन जीते थे, और 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तब योगी आदित्यनाथ लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली में बैठे हुए थे। तो योगी आदित्यनाथ को यह कहा गया कि आप 2017 में तुरंत के तुरंत लोकसभा की अपनी पोस्ट से रिजाइन करिए, तुरंत उत्तर प्रदेश पहुंचिए। योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ दिलवाई गई, जबकि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीते थे, ना एमएलए थे, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। उन्हें डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के पास 6 महीने का वक्त था, और उसी 6 महीने में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए, और परमानेंटली 5 साल के लिए आपको चीफ मिनिस्टर के पद पर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का, और स्पेशली इन दोनों आर्टिकल्स के साथ बहुत सारी हमारी पॉलिटिकल स्टोरीज भी जुड़ी है। तो इसी तरीके के पॉलिटी के कंसेप्ट्स को अगर आपको इसी इंटरेस्टिंग तरीके से आसान भाषा में समझना है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद IAS Origin, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।